हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 12 अगस्त 2025। आज मार्केट में फिर से हायर लेवल से प्रेशर लगा है। आपके सामने मैंने निफ्टी को ओपन कर रखा है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने शुरुआती जो है एक बढ़त लेने की कोशिश की और फिर उसके बाद आप देखिए लगातार लोअर हाइज लगाते हुए निफ्टी लोअर लेवल पे आके क्लोज हुई है। अगर हम बात करें कि सेंसेक्स की, सेंसेक्स में भी एक सिमिलर पैटर्न है, एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न है। और सबसे ज्यादा जो ये गिरावट आई है आज चलते बैंकिंग सेक्टर के। आप देखेंगे तो आज बैंकिंग सेक्टर में जो पहली कैंडल थी समवेयर हियर 915 पे, यहाँ से थोड़ा बैंक ने ऊपर जाने की कोशिश की थी, फिर कल के हाई से ही इसको रेजिस्टेंस लगा है, दोबारा नीचे गिरी है और उसके बाद कुछ 467 पॉइंट्स गिर के बैंक निफ्टी ने एक क्लोजिंग दी है। तो मार्केट में अभी भी बेरिशनेस पेंडिंग है, मतलब काफी बेरिशनेस है। आप देखो कि निफ्टी को हायर लेवल से रेजिस्टेंस लग रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी देयर इज अ रेजिस्टेंस एट द हायर लेवल, राइट। तो क्रॉसिंग 55,570 75 और आई वुड से 55,600 क्रॉस होना इस एक बहुत बड़ी बात रहेगी इन बैंक निफ्टी। आप देखोगे कि दो तीन सेक्टर ही ऐसे थे जो स्लाइट पॉजिटिव थे। फार्मा पॉजिटिव था, मीडिया थोड़ा सा पॉजिटिव था, ऑटो थोड़ा सा पॉजिटिव था। ऑटो के पॉजिटिव होने से आपने देखा होगा कि मारुति में आज बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया था। मारुति हैड गिवन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, लुक एट इट। आप देख सकते हैं एमएनएम में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया था। आईटी सेक्टर में थोड़ी सी रिकवरी आई थी बट हायर लेवल से प्राइस रिजेक्शन हो गया था। निफ्टी एनर्जी में थोड़ी सी बाइंग थी। आज जो सबसे ज्यादा सेक्टर गिरा है वो फाइनेंशियल सेक्टर गिरा है। बजाज फाइनेंस, जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स है ना, प्राइवेट बैंक में काफी स्ट्रेस था, रियलिटी में स्ट्रेस था। मतलब लगातार मैं देख रही हूँ कि मार्केट ऊपर जाने की जरा सी कोशिश करता है और फिर ऊपर से दबाव आ जाता है और मार्केट गिर जाता है। बट हमने तब भी आपके लिए एक स्टॉक निकाला था, KRN हीट, राइट। वी फिल्टर्ड अ स्टॉक फॉर यू यस्टरडे, KRN हीट। इसने आपको 900 से जाके 923 का हाई लगाया था, विच इज रफली अबाउट 2-2.5-3% का मूव which you easily got। मतलब 894 से हमारा एक्चुअली बाय इनिशिएट हुआ था और 30 पॉइंट्स का मूव है, तो रफली आपको 3% का मूव इस स्टॉक में देखने को मिला था, राइट। स्विगी ऑल्सो वॉज द सेकंड स्टॉक दैट आई स्टडीड विद यू एंड स्विगी ने बहुत कोई मूव नहीं दिया, लाइक द पास्ट लेवल्स हैव नॉट बीन ब्रोकन। अब बात करते हैं कि आज ऑप्शन चेन में किस तरह के डेवलपमेंट हुए, क्या रेजिस्टेंस बन रहा है, क्या सपोर्ट बन रहा है, और वहां से देखेंगे कि कल किस तरह के डायनामिक्स चेंज होते हैं। तो लेट्स सी। आपके सामने ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, तो मैं 5 इन द मनी एंड 5 आउट ऑफ द मनी ट्रेड लेती हूँ। 1 2 3 4 5, 5 आउट ऑफ द मनी, 1 2 3 4 5, 5 इन द मनी। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, 5 आउट ऑफ द मनी, 1 2 3 4 5। आप देखोगे इसमें हर लेवल पे अनवाइंडिंग है, राइट। ऑन द पुट साइड everywhere there is unwinding happening, whereas on the call side call writers are pretty aggressive, right। अगर हम देखें कि सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे हाई पुट राइटर्स अवेलेबल है, तो आप देखोगे कि 24,400 पे है, 24,500 पे अच्छे खासे पुट राइटर्स हैं, बट दे आर वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू कॉल राइटर्स। आप देखो कॉल राइटर्स जो है 1,62,000 है, 1,64,000 है, पुट राइटर्स बहुत कम है। तो मार्केट में अभी काफी स्ट्रेस है, तो स्टे अवे फ्रॉम द बाय पोजीशंस, यू हैव टू स्टैंड आउट एंड वॉच। बट देखते हैं मार्केट, डायनेमिक मार्केट में क्या होता है। अगर मूवमेंट आया तो वी मे ऑल्सो गिव इट यू। कल मैंने आपको वरुण बेवरेजेस दिया था, VBL दिया था। VBL ऑल्सो गिव अ वेरी वेरी गुड ब्रेकआउट इन द नेगेटिव मार्केट। इंपॉर्टेंट थिंग टू यू टू नोटिस इज कि नेगेटिव मार्केट में ये सारे मूवमेंट आ रहे हैं। एक स्टॉक जो मैं डेफिनेटली रडार पे रखूंगी वो है मारुति सुजुकी, राइट। मारुति सुजुकी ने बहुत बढ़िया एक पैटर्न बनाया है, पैटर्न को कंप्लीट किया है। आई वुड रादर से, मैं इसको थोड़ा रिमूव करती हूँ टाइम को। आप देखोगे तो काफी समय तक कंसोलिडेट किया है, ये कंसोलिडेशन हुआ है, राइट। और अब आज इसने मोमेंटम बिल्ड किया है, ब्रेक करने की कोशिश करी है। आई वुड से कि इसको ना पास में बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर्स भी है, तो आप 13,400 तक के टारगेट इसमें ढूंढ सकते हैं। एंड दिस बैरियर ऑफ 13,000, मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट किया मुझे आशा नहीं है, बट इस बार जो डेवलपमेंट्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स है। तो मुझे लगता है कि अगर ये 13,500 को क्रॉस कर गया, 13,690 का टारगेट मिलेगा और ये भी क्रॉस कर गया, तो आपको 14,000, 14,500, 15,000 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। सो दो स्टॉक्स जो मेरे रडार पे रहने वाले हैं, जिनको मैं रखूंगी रडार पे,
पहला स्टॉक रहेगा जेएम फाइनेंशियल्स, राइट। जेएम फाइनेंशियल, देयर आर मेनी रीजंस दैट आई हैव फिल्टर्ड फॉर जेएम फाइनेंशियल। पहला रीजन ये है कि इसमें अच्छे खासे लगातार वॉल्यूम्स आ रहे हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, आप देखो इस जगह पे कंसोलिडेशन हुआ था और फिर ब्रेकआउट आया है। आज उसी जगह को रीटेस्ट करके ये दोबारा से ऊपर चलने को तैयार है। आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी 168 के ऊपर बाय करने की। आपका पहला टारगेट रहने वाला है 176 का, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपको मिलेगा 181 का, और ये क्रॉस होने के बाद आपको 185, 190, 195, 200 ये टारगेट्स आते हुए मिल सकते हैं। I was just searching Google, कि what exactly is the news, because I remember reading some news about this. So 2 घंटे पहले ही CNBC पे एक रिपोर्ट है कि जेएम फाइनेंशियल ऑन ट्रैक to double private credit book to 10,000 crore in 3 years. Not only that, अगर आप देखोगे तो जेएम फाइनेंशियल ने अपने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, 20 घंटा पहले आया है, और इनका जो प्रॉफिट है वो 166% जंप हुआ है। तीसरी बात क्या है कि आज जो है ये स्टॉक, इसमें आप देखोगे जो ट्रेडिंग हुई है वो हुई है रफली अबाउट 300 करोड़ की, बट ब्रेकआउट नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें इतना पैसा डिप्लॉय हुआ है तो ब्रेकआउट आना चाहिए। रिजल्ट्स अच्छे हैं, मार्केट नेगेटिव था, ब्रेकआउट नहीं आप, तो आप इसको रडार पे रख सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू नॉट डिस्कस अबाउट इट्स फाइनेंशियल, सो प्लीज इसके फाइनेंशियल्स को आप खुद देखिए, आपको क्या समझ में आता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो, कहाँ बाय कर रहे हो, क्या सेल कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी से बाय कर रहे हो, और ये सारे स्टॉक्स आप कैसे निकालोगे। आपके पास आजकल तो इतने टूल्स हैं कि आप पता लगा सकते हो कि स्टॉक में क्या हो रहा है। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है एस्टर डीएम, एस्टर डीएम हेल्थ केयर। ये एक स्टॉक है जो मैं रडार पे रखूंगी। आप देखो इसमें काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बिल्डअप हो रहा है। नॉट ओनली दैट, आप देखोगे कि स्टॉक ने यहाँ से लेके यहाँ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर अब डबल बॉटम लगा के ये ऊपर चलने को तैयार है, राइट। वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं आज की डेट में एस्टेडियम में। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी 610 के ऊपर ढूंढ सकते हैं। आप एस्टेडियम को भी अपने रडार पे रख सकते हैं। सो प्राइस इसका अच्छे से डेवलप हो रहा है। एक बार क्विकली इसके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। हियर इज एस्टेडियम, 31,000 करोड़ की कंपनी है, पी थोड़ा सा ज्यादा 88 पे, ROC इज अबाउट 10.7, ROE इज अबाउट 10.7। अगर बात करें ये लोग किस स्पेस में काम करते हैं, तो एस्टेडियम हेल्थकेयर इज लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट हेल्थकेयर सर्विसेज प्रोवाइडर ऑपरेटिंग इन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज एंड एन इमर्जिंग प्लेयर इन इंडिया विद एन इनहेरेंट एम्फेसिस ऑन clinical excellence. It is one of the few entities in the world with a strong presence across primary, secondary, tertiary, and quarterly healthcare. Right? तो बेसिकली इनके पास हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, एंड लैब्स हैं, फार्मेसीज हैं। और अगर बात करें कि इनकी क्लाइंटेल की, तो दे हैव 55% क्लाइंटेल फ्रॉम केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र से 33% एंड आंध्र प्रदेश से अबाउट 11%। ओके, अब बाकी के फंडामेंटल्स देखते हैं। तो debtor days have really improved, but there are a lot of cons as well. The stock is trading 8.7 times its book value. Promoter holding is decreased, and company has delivered poor sales growth. Company has a low return on equity, and the company might be capitalizing interest. And promoters have pledged or encumbered 40.7% of their holding. So pledging is a very serious matter. Let's see what exactly they are doing. अगर हम बात करें इनके, so there has been a massive decline in their sales, right? Sales, although अगर हम देखते हैं तो सितंबर, अगर मार्च के बाद से जब देखते हैं तो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, बट जो इनकी सेल्स जून 2022 में थी या सितंबर 2022 में थी वैसी सेल्स नहीं है, बट इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर बिकमिंग मच बेटर। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो although the sales have declined but the profits have gone up, that's a very positive sign. अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें तो इन्होंने लास्ट 11 साल में अपनी सेल्स को लगभग 1.5 to 1.75 टाइम्स किया है। प्रॉफिट्स को इन्होंने इंक्रीज किया है 451 से 786 करोड़ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 16% से 19% पे लाए हैं, और ईपीएस की बात करें तो दे हैव बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी ईपीएस। नेट प्रॉफिट की बात करो तो नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट है। अब बात करते हैं कि इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आप देखोगे कि इनके जो रिजर्व्स हैं लगातार बढ़ रहे हैं, बट इनकी बोरोइंग्स भी बढ़ रही हैं। बोरोइंग्स कम है बट स्टिल दे आर इंक्रीजिंग।
cash from operating activity, they do have good cash from operating activity. And profits from operations की बात करें, so they are generating profits from operations and they are having net cash, positive net cash flow. Ratios की बात करें तो debtor days have completely declined quite a bit, and ROC की बात करें तो 4% से 11% पे आ गई है. अब बात करते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग की. तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज तो किया है और अभी रीसेंट क्वार्टर में थोड़ा डिक्रीज भी किया है. और अगर देखते हैं तो एफआईज ने अपनी होल्डिंग को 40% से घटा के 20-21% पे लाए हैं और डीआईएस अपनी होल्डिंग को 8% से बढ़ा के 25% पे लाए हैं, जबकि पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग को 9% से बढ़ा के 14% पे लाया. तो बहुत अच्छे नहीं है, मुझे लगता है इतने फ्लक्चुएशंस होते हैं फंडामेंटल्स में, तो मुझे कंपनीज अच्छी नहीं लगती है. आई वांट स्टेबल फंडामेंटल्स इन अ कंपनी. सो हियर इज एस्टोडियम. इसमें आप देखिए, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक नाउ. दिस इज नॉट माय रिकमेंडेशन अगेन. मैंने आज इसके केवल डिलीवरी परसेंटेज देखी है, वॉल्यूम्स देखे हैं, टेक्निकल सेटअप देखा है, फंडामेंटली आपके साथ स्टडी किया है. It may give a move, it may not give a move. I'm just studying the pattern. From my side, it's just merely a study. With this, I'll be signing off. Live market में join करिए, you will learn a lot. See you in the live market.